आज इस वीडियो को देख रहे सभी व्यूअर्स को नमस्कार। आइए आज मेढक का भ्रूणीय परिवर्धन 3 जर्मिनल लेयर के बनने तक का अध्ययन करते हैं। लैंगिक जनन के फलस्वरूप बने निषेचित अंडे या जायगोट कहें तो ये एक नए शिशु मेढक का जीवन प्रारंभ होता है। एक कोशिकीय जायगोट भ्रूण की प्रारंभिक अवस्था होती है। तो आइए जायगोट संरचना के बारे में डिस्कस करते हैं। मेढक के प्रत्येक निषेचित अंडे का जो व्यास होता है वह लगभग 1.6 से 2.0 mm होता है। इसमें 3 स्पष्ट भाग दिखाई देते हैं जायगोट में। पहला जो ऊपर का भाग होता है काले रंग का, जिसे हम एनिमल पोल कहते हैं। इसमें काले रंग का कोशाद्रव्य तथा निषेचित डिप्लॉयड केंद्रक होता है। कोशाद्रव्य का काला रंग क्यों है? क्योंकि उसमें मिलेनिन नामक पिगमेंट पाया जाता है। दूसरा कि नीचे का जो इसका आधा भाग होता है जिसे वेजिटल पोल कहते हैं, उसमें सफ़ेद रंग का योक संचित रहता है और दोनों पोल्स के बीच में, दोनों पोल्स मीन्स एनिमल पोल एंड वेजिटल पोल के बीच में एक संकरा अर्धचंद्राकार पट्टीनुमा भूरे रंग का भाग होता है जिसे ग्रे क्रीसेंट कहते हैं। यह भाग भ्रूण का संभावित पोस्टीरियर एंड यानी पश्च सिरा प्रदर्शित करता है। तो ये तो हो गया जायगोट। अब आइए देखते हैं कि जायगोट का डेवलपमेंट किस तरह से आगे होता है, किन किन स्टेजों में। तो मेढक के प्रत्येक निषेचित अंडे में 2 या 3 घंटे के पश्चात विभाजन प्रारंभ हो जाता है। जायगोट या निषेचित अंडे में यह विभाजन समसूत्री होता है। इस प्रकार के बार बार समसूत्री विभाजनों के द्वारा प्रत्येक एक कोशिकीय जायगोट या भ्रूण बहुकोशिकीय भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, एक कोशिकीय जायगोट बहुकोशिकीय भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। इसी क्रिया को क्लीवेज या सेगमेंटेशन कहते हैं। यानी एक से कई कोशिकाओं में विभाजित होना क्लीवेज कहलाता है या सेगमेंटेशन कहते हैं। तो इस प्रकार एक क्लीवेज वृद्धि एवं ऑर्गेनोजेनेसिस के फलस्वरूप अंत में मेढक का प्रत्येक एक भ्रूण टैडपोल शिशु में परिवर्तित हो जाता है। मेढक में जायगोट से टैडपोल शिशु बनने तक की सभी भ्रूणी प्रक्रिया को भ्रूणी विकास यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को कई प्रवस्थाओं में बांटा गया है। जैसे पहली प्रवस्था है ईयरली क्लीवेज, दूसरी मोरुला स्टेज, तीसरी ब्लास्टुला स्टेज, चौथा गैस्टुला स्टेज, पांचवा जो है वो है स्टेज ऑफ 3 जर्मिनल लेयर यानी 3 प्राथमिक जनन स्तरों की प्रवस्था, छठवां है पोस्ट गैस्टुलेशन या ऑर्गेनोजेनेसिस, और सातवां है फॉर्मेशन ऑफ टैडपोल लार्वा यानी टैडपोल लार्वा का निर्माण, अंतिम 7वां पॉइंट। तो आइए देखते हैं प्रारंभिक क्लीवेज, ईयरली क्लीवेज क्या होता है इसमें। इसमें मेढक में प्रत्येक विभाजन रेखा संपूर्ण जायगोट को 2 कोशिकाओं में बांटती है। इस प्रकार का विभाजन होलोब्लास्टिक विभाजन या क्लीवेज कहलाता है। मेढक के जायगोट में यह विभाजन
असमान होता है, जिसमें बड़ी और छोटी कोशिकाओं का निर्माण होता है। अतः मेढक में इस प्रकार के क्लीवेज को असमान होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। मेढक के जाइगोट में इनको हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि प्रथम क्लीवेज जाइगोट में वर्टिकल होता है। यह एनिमल पोल के मध्य से शुरू होकर ग्रे क्रिसेंट के मध्य रेखा पर एक दरार के रूप में गहराई तक फैला हुआ वेजिटल पोल पर समाप्त हो जाता है। इसीलिए इसे प्रथम मेरिडियोनल विभाजन कहते हैं। इसके फलस्वरूप जाइगोट दो समान ब्लास्टोमियर में बंट जाता है और इसके बाद द्वितीय क्लीवेज प्रारंभ होता है। यह भी वर्टिकल होता है, जो ठीक प्रथम वर्टिकल क्लीवेज के समकोण पर आता है। इसके फलस्वरूप जाइगोट चार समान ब्लास्टोमियर कोशिकाओं में बंट जाता है। प्रत्येक बनी कोशिका का एनिमल पोल वाला भाग काला तथा वेजिटल पोल वाला भाग सफ़ेद होता है, परंतु ग्रे क्रिसेंट का भाग केवल दो कोशिकाओं में ही होता है। इसके आगे दूसरे क्लीवेज के लगभग आधे घंटे बाद, दूसरे क्लीवेज में चार कोशिकाएं बन गई, उसके ठीक आधे घंटे बाद जाइगोट में तीसरा क्लीवेज प्रारंभ होता है। यह क्लीवेज ट्रांसवर्स होता है, यानी हॉरिजॉन्टल होता है, यह अक्ष पर होता है, किंतु यह जाइगोट की भूमध्य रेखा से कुछ हटकर एनिमल पोल की ओर होता है, यानी एकदम से बीचों बीच विभाजन नहीं होता, थोड़ा एनिमल पोल की ओर ज़्यादा रहता है, जिससे जाइगोट में ऊपर की ओर चार छोटे व काले तथा चार नीचे बड़े और सफ़ेद रंग की कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। छोटी कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? माइक्रोमियर्स, तथा नीचे बनी बड़ी कोशिकाओं को मेगामियर्स कहते हैं। तो इस तरह से क्लीवेज के द्वारा जाइगोट या भ्रूण की 8 ब्लास्टोमियर्स कोशिकाओं में बंट जाता है। चौथा क्लीवेज में दो हॉरिजॉन्टल विभाजन द्वारा जाइगोट 16 ब्लास्टोमियर कोशिकाओं में बदल जाता है। इसके तुरंत बाद पांचवा क्लीवेज में दो ट्रांसफर विभाजनों द्वारा भ्रूण में ब्लास्टोमियर कोशिकाओं की संख्या 32 हो जाती है। इसके बाद भ्रूण में वर्टिकल और ट्रांसफर विभाजन जल्दी होते रहते हैं, जिससे ब्लास्टोमियर की संख्या 64 से लेकर 128 होती चली जाती है। इसके बाद यह एक ठोस गोल गेंद के समान या सहतूत के समान संरचना में बदल जाता है, जिसे मोरुला कहते हैं। तो आइए जानते हैं हम नेक्स्ट की मोरुला प्रावस्था क्या है। इसे मोरुला स्टेज बोलते हैं। तो मोरुला में क्या होता है कि ऊपर के विभाजनों के द्वारा विकसित भ्रूण ब्लास्टोमियर कोशिकाओं का एक गोल तथा ठोस पिंड सा बन जाता है। इसकी सतह पर ब्लास्टोमियर सेल्स ऐसे उभरे रहते हैं जैसे कि सहतूत पर दाने दिखाई देते हैं, या यूं कहे सीताफल का जो बाहरी संरचना होती है, उभरी हुई गड्ढा उभरी हुई, उस तरह से भ्रूण की इस अवस्था को मोरुला अवस्था कहते हैं। इसके एनिमल पोल पर ब्लास्टोमियर छोटे और काले रंग के होते हैं, जिन्हें माइक्रोमियर्स कहते हैं, और वेजिटल पोल पर बड़े व सफ़ेद रंग के ब्लास्टोमियर्स को मेगामियर्स कहते हैं। तो माइक्रोमियर्स कोशिकाएं वास्तव में एक्टोडर्मल कोशिकाएं होती हैं, जिनसे एक्टोडर्म का निर्माण होता है, जबकि मेगामियर्स कोशिकाएं क्या होती हैं? एंडोडर्म्स होती हैं। एंडोडर्म होती हैं क्योंकि ये आगे चलकर एंडोडर्म का निर्माण करती हैं। ठीक, इसके आगे
अगली जो संरचना प्राप्त होती है जिसका नाम है ब्लास्टुला प्रवस्था। ब्लास्टुला स्टेज तो ये चौथे या पांचवें क्लीवेज के बाद क्लीवेज का क्रम भ्रूण में अनियमित हो जाता है। तो एनिमल पोल की माइक्रोमियर्स कोशिकाएं कोशाद्रव्य से भरे होने के कारण इनमें जल्दी जल्दी विभाजन होने लगता है, और इसके ठीक विपरीत मेगामियर्स कोशिकाएं बड़ी और यौग से भरी होती हैं, जिसके कारण इनमें विभाजन कैसा होता है, धीरे धीरे होता है। ठीक है, ऊपर की जो कोशिकाएं हुई माइक्रोमियर्स, क्या होता है कि कोशिका द्रव्य में भरे होने के कारण उनमें विभाजन जल्दी जल्दी होता है, जिससे और भी ऊपर की कोशिकाएं ज़्यादा छोटी हो गई, और नीचे की जो मेगामियर्स यानी बड़ी कोशिकाएं थी उनमें यौग भरे होने के कारण विभाजन धीरे धीरे होता है, जिससे नीचे की कोशिकाएं बड़ी ही रह जाती हैं। अतः माइक्रोमियर कोशिकाएं संख्या में मेगामियर से अधिक होती हैं। भ्रूण में प्रत्येक क्लीवेज के बाद बनी कोशिकाओं में इनके गोल हो जाने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, गोल हो जाने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण तीसरे क्लीवेज के बाद ही भ्रूण के भीतर माइक्रोमियर्स तथा मेगामियर कोशिकाओं के बीच एक सेगमेंटेशन गुहा बनने लगती है। एक खाली जगह हो जाती है, कैविटी टाइप से बन जाती है। इसी गुहा को ब्लास्टोसील गुहा कहते हैं। यह गुहा भ्रूण के केंद्र में न होकर के कहाँ तरफ होगी, एनिमल पोल में स्थित होती है। अर्थात ब्लास्टोसील मेढक के भ्रूण में एसेंट्रिक या आकेंद्रिकी होती है। आकेंद्रिकी माने सेंटर में नहीं होती, सेंटर से हट के, और किस तरफ, एनिमल पोल की ओर ज़्यादा नज़दीक होती है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, आकेंद्रिकी। इस गुहा में जो ब्लास्टोसील गुहा है, इस गुहा में ब्लास्टोमियर कोशिकाओं द्वारा ही स्त्रावित एक क्षारीय तथा एल्ब्यूमिनस द्रव भर जाता है। आगे के क्लीवेजों के साथ साथ ब्लास्टोसील गुहा आकार में बड़ी होती जाती है, और इसके साथ ही एनिमल पोल पर भ्रूण की माइक्रोमियर से बनी छत वेजिटल पोल पर मेगामियर्स से बनी दीवार की अपेक्षा काफ़ी पतली हो जाती है। भ्रूण की इस अवस्था को ही ब्लास्टुला या सीलोब्लास्टुला कहते हैं। सीलोब्लास्टुला क्यों, क्योंकि इसके अंदर सील बन जाती है, गुहा बन जाती है, इसलिए सीलोब्लास्टुला कहते हैं। अब ब्लास्टुला का संभावित क्षेत्र बनता है, यानी कि प्रिजम्पटिव एरिया बनती है, जो कई बार एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि ब्लास्टुला की प्रिजम्पटिव एरिया के संबंध में बताइए। तो आइए बताते हैं कि क्या होता है प्रिजम्पटिव एरिया, क्या बनता है, भविष्यमान चित्र बोलते हैं, कैसे पता लगाया जाता है। तो इससे सबसे पहले बोग्ड वैज्ञानिक ने सन 1919 में बताया था। इन्होंने कहा था कि इंट्रावाइटम रंगों द्वारा ब्लास्टुला के विभिन्न भागों का भविष्य अर्थात आगे चलकर उनसे बनने वाले अंगों का पूर्व ज्ञान किया जा सकता है। जो उन्होंने इस तरह से कुछ बताया कि ब्लास्टुला से इस तरह के अंग बनेंगे, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि ब्लास्टुला का लगभग सारा एनिमल पोल भाग प्रिजम्पटिव एक्टोडर्म प्रदर्शित करता है, जिससे न्यूरल प्लेट तथा एपिडर्मिस का निर्माण होता है। जिससे न्यूरल प्लेट और एपिडर्मिस का निर्माण होता है, किस एरिया से, एक्टोडर्म एरिया में से, यानी एनिमल पोल की ओर। और दूसरा जो क्षेत्र बनता है ब्लास्टुला का ग्रे क्रिसेंट वाला भाग प्रिजम्पटिव मीजोडर्म बनाता है। क्या बनाएगा, संभावित मीजोडर्म बनाएगा। यह भाग मध्य पृष्ठ में प्रिजम्पटिव नोटोकार्ड में तथा दोनों लेटरल भागों में लेटरल मीजोडर्म में विभक्त रहता है। ये इसीलिए इसे
क्या बोलते हैं, प्रीजम्पटिव कार्डा मेसोडर्म भी कहते हैं। कार्डा मेसोडर्म क्यों? क्योंकि मध्य भाग से नोटोकार्ड और लेटरल दो मेसोडर्म का निर्माण होता है, इसलिए दोनों को सम्मिलित रूप से कार्डा मेसोडर्म कहते हैं। इसके बाद ब्लास्टुला का अधिकांश वेजिटल पोल भाग जिसे प्रीजम्पटिव एक्टोडर्म बनाता है, यानी कि निचला जो हिस्सा होता है वेजिटल पोल जो होता है वो एक्टोडर्म का निर्माण करता है। इसके बाद भ्रूण की चौथी जो अवस्था है, आइए उसको जानते हैं, जिसका नाम है गैस्टुला अवस्था, गैस्टुला प्रवस्था। तो गैस्टुला अवस्था में क्या होता है कि ब्लास्टुला से गैस्टुला का निर्माण कई प्रक्रियाओं के योग हैं जो लगभग एक ही साथ घटती हैं, यानी कई प्रक्रियाओं के बाद गैस्टुला प्रवस्था में पहुंचती हैं। इन कुल प्रक्रियाओं को सम्मिलित रूप से गैस्टुलेशन कहते हैं, यानी गैस्टुला बनने की प्रक्रिया को गैस्टुलेशन कहते हैं। इसके अंतर्गत ब्लास्टुला प्रवस्था में अनेक परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण एक स्तरीय ब्लास्टुला दो स्तरीय गैस्टुला में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, कई परिवर्तन के कारण क्या होता है, जो एक लेयर का ब्लास्टुला था वो दो लेयर के गैस्टुला में परिवर्तित हो जाता है। इन परिवर्तनों के अंतर्गत ब्लास्टुला में अनेक कोशिकाओं का माइग्रेशन तथा उनका रीअरेंजमेंट होता है। मतलब एक कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो एक जगह से निकल के दूसरी जगह अरेंजमेंट हो जाती हैं, इसी को माइग्रेशन बोलते हैं, कोशिकाओं का माइग्रेशन। तो गैस्टुलेशन के अंतर्गत होने वाले कई परिवर्तन हैं जो इस तरह से हैं, जैसे सेल्स का स्थानांतरण, माइग्रेशन ऑफ सेल्स। इसके अंतर्गत सबसे पहले ब्लास्टुला की दीवार में ग्रे क्रिसेंट वाले भाग के अंदर गहराई में स्थित कुछ कोशिकाएं ठीक सामने स्पर्म प्रवेश के भाग में चली जाती हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा ग्रे क्रिसेंट वाले भाग की दीवार पतली हो जाती है। ठीक, दूसरी जो घटना होती है जिसको बोलते हैं एपिबोली। एपिबोली क्या है कि एपिबोली इसके अंतर्गत एनिमल पोल पर स्थित छोटे माइक्रोमियर्स कोशिकाएं वेजिटल पोल के बड़े मेगामियर कोशिकाओं की अपेक्षा कहीं अधिक तेजी से विभाजित होती हैं, जिससे माइक्रोमियर्स कोशिकाओं की संख्या इतनी तेजी से बढ़ती है कि वे वेजिटल पोल की बड़ी व सफ़ेद मेगामियर्स कोशिकाओं के ऊपर फैलती चली जाती हैं। जिस तरह से चित्र में देख रहे हैं कि माइक्रोमियर्स की कोशिकाओं में तेज़ी से विभाजन होने के कारण नीचे की ओर वो वेजिटल पोल वाले एरिया में, यानी जो मेगामियर्स कोशिकाएं होती हैं उनके ऊपर तेज़ी से ये फैलने लगती हैं। इस प्रकार माइक्रोमियर्स मेगामियर्स को केवल योक प्लग को छोड़कर चारों ओर से ढक लेती है। तो इस प्रकार काले माइक्रोमियर्स का सफ़ेद मेगामियर्स के ऊपर फैलना एपिबोली कहलाता है। एक लाइन में एपिबोली क्या है, कई बार क्वेश्चन में एक या दो नंबर या शॉर्ट जो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछता है एपिबोली क्या है, तो काले माइक्रोमियर्स का सफ़ेद मेगामियर्स के ऊपर फैलना एपिबोली कहलाता है। इसके कारण क्या होगा कि भ्रूण का अधिकांश भाग बाहर से काला दिखाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से काला माइक्रोमियर्स घेर लेता है। इसके बाद है एम्बोली। एम्बोली, इसमें दो तरह की प्रक्रियाएं होती हैं एम्बोली में। एक पहली जो प्रक्रिया है जिन्हें बोलते हैं इन्वेजिनेशन। इन्वेजिनेशन में क्या होता है कि माइक्रोमियर्स एपिबोली के अंतर्गत मेगामियर्स पर फैलती हैं, किंतु ग्रे क्रिसेंट के पास आकर यह क्रिया रुक जाती है। जहाँ पर ग्रे क्रिसेंट होता है वहाँ पर ये क्रिया आके
रुक जाती है और इस स्थान पर यह मेगामियर्स के बाहर फैलने के बजाय भ्रूण के भीतर धंसने लगती है, यानी उसके ऊपर फिर नहीं फैलती, वो भ्रूण के अंदर घुसने लगती है। भ्रूण के डार्सल सतह पर यह निश्चित स्थान के पहले एक पतली सी क्रीसेंट्रिक रेखा के रूप में दिखाई पड़ती है, जिसे ब्लास्टोपोर का डार्सल लिप कहते हैं, तथा माइक्रोमियर्स के इस भ्रूण में धंसने को क्या बोलेंगे? इन्वोल्यूशन। तो माइक्रोमियर्स का इस एम्ब्रियो के अंदर धंसने को क्या बोलेंगे? इन्वोल्यूशन। ठीक, फिर माइक्रोमियर्स के इस प्रकार धंसने के साथ ही ब्लास्टोपोर के डॉर्सल लिप के ठीक पीछे एक दरार सी बनती है, जो धीरे धीरे भ्रूण के अंदर ब्लास्टोसील गुहा में धंसकर एक नली का रूप ले लेती है। इस नली को आर्केंट्रान कहते हैं तथा इसके द्वार को, जिससे आर्केंट्रान बाहर खुलता है, उसको ब्लास्टोपोर कहते हैं। तो आर्केंट्रान बनने की क्रिया को इन्वेजिनेशन कहते हैं। ब्लास्टोपोर के बनने की प्रक्रिया को इन्वेजिनेशन कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इन्वोल्यूशन। इन्वेजिनेशन के बाद नेक्स्ट पॉइंट है इन्वोल्यूशन। तो इसमें क्या होता है? माइक्रोमियर्स जो कि ब्लास्टोपोर के डॉर्सल लिप के भीतर की ओर धंसे जाते हैं और आर्केंट्रान की डॉर्सल दीवार बनाते हुए बाहरी माइक्रोमियर्स के स्तर के ठीक नीचे नीचे बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे माइक्रोमियर्स बाहर से ब्लास्टोपोर के डॉर्सल लिप से होते हुए भ्रूण में धंसते जाते हैं, वैसे ही जैसे जैसे माइक्रोमियर्स बाहर से ब्लास्टोपोर के डॉर्सल लिप से होते हुए भ्रूण में धंसते चले जाते हैं, वैसे आर्केंट्रान बड़ी तथा चौड़ी होती जाती है और साथ ही ब्लास्टोसील गुहा सक्रिय होती जाती है और अंत में समाप्त हो जाती है। बाहरी माइक्रोमियर्स के इस प्रकार भीतर की ओर घूमकर बाहर माइक्रोमियर स्तर के नीचे नीचे फैलने की क्रिया को इन्वोल्यूशन कहते हैं। आर्केंट्रान से लेटरल एवं वेंट्रल दीवारों में वेजिटल पोल की मेगामियर्स कोशिकाएं होती हैं। फिर भ्रूण का रोटेशन होता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है भ्रूण का रोटेशन, यानी कि एम्बोली के बाद क्या होता है? भ्रूण का रोटेशन होता है। तो इसमें क्या होता है कि आर्केंट्रान गुहा के बड़ी तथा ब्लास्टोसील गुहा के छोटी हो जाने से विकसित भ्रूण की ग्रेविटेशनल एक्सिस बदलती जाती है। इसी के साथ साथ विकसित भ्रूण अपनी वेटेलाइन मेम्ब्रेन के भीतर 90 अंश तक घूम जाती है। अतः भ्रूण की एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस वर्टिकल ना रह करके अपनी सामान्य हॉरिजेंटल दशा में आ जाती है, अर्थात एनिमल पोल आगे तथा ब्लास्टोमियर पीछे की ओर हो जाता है। ठीक, इसके बाद ब्लास्टोपोर का प्रसार होता है। तो इसमें क्या होता है कि इन्वेजिनेशन प्रारंभ हो जाने के बाद मेगामियर्स के ऊपर माइक्रोमियर्स की वृद्धि जारी रहती है। डॉर्सल लिप के नीचे तथा ब्लास्टोपोर की दोनों लेटरल सतहों पर माइक्रोमियर्स अंदर धंसकर लेटरल लिप्स का निर्माण करती है। इसी प्रकार ब्लास्टोपोर की वेंट्रल सतह पर माइक्रोमियर्स अंदर धंसकर वेंट्रल लिप का निर्माण करते हैं। अतः ब्लास्टोपोर एक गोल छिद्र के समान हो जाता है और जैसे जैसे ब्लास्टोपोर पूरा होकर
गोल हो जाता है। इसके चारों ओर लिप्स में संकुचन हो जाता है, जिससे ब्लास्टोपोर के चारों ओर गुब्बारे के मुख की तरह एक मोटी गार्डिल बन जाती है। फिर योग प्लग अवस्था आती है। योग प्लग अवस्था में चारों ओर से सिकुड़ने तथा ब्लास्टोपोर का निर्माण पूर्ण होने पर सफ़ेद रंग की मेगामियर्स कोशिकाएं ब्लास्टोपोर के मुख से बाहर उभरी हुई दिखाई देती है। मेगामियर्स की इन ब्लास्टोपोर से बाहरी उभरी हुई कोशिकाओं को योग प्लग कहते हैं। इन प्रवस्था आर्केंट्रॉन के विस्तार के कारण ब्लास्टोसील गुहा संपूर्णतः समाप्त हो जाती है और इसी के कारण भ्रूणीय परिवर्धन की गैस्ट्रुलेशन प्रवस्था पूरी हो जाती है। अब आइए जानते हैं कि 3 जर्मिनल स्तरों का निर्माण किस तरह होता है। 3 जर्मिनल लेयर्स, फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्मिनल लेयर। कई बार एग्जाम में पूछता है कि मेढक के भ्रूणी विकास को 3 जर्मिनल लेयर तक समझाइए। तो गैस्ट्रुला प्रवस्था के वर्णन से स्पष्ट हो चुका है कि गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया के फलस्वरूप ब्लास्टुला के प्रिजम्पटिव क्षेत्रों की कोशिकाएं एम्ब्रियो की एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस के अनुसार जर्मिनल स्तर को बनाने के लिए उपयुक्त स्थानों में व्यवस्थित हो जाती हैं। जैसे कि एनिमल पोल की अधिकांश माइक्रोमियर कोशिकाएं भ्रूण के ऊपर फैलकर बाहरी एक्टोडर्म स्तर बनाती हैं। एक्टोडर्म के मध्य पृष्ठ में एक्टोडर्मल कोशिकाएं एक पट्टी के रूप में विभक्त होकर के प्रिजम्पटिव न्यूरल प्लेट का निर्माण करती हैं। आर्केंट्रॉन की छत पर उपस्थित माइक्रोमियर कोशिकाएं कार्डा मीसोडर्मल कोशिकाएं होती हैं जो प्रिजम्पटिव नोटोकार्ड का निर्माण करती हैं। आर्केंट्रॉन की जमीन पर स्थित बड़ी मेगामियर्स कोशिकाएं मीसोडोडर्मल कोशिकाएं कहलाती हैं जो प्रिजम्पटिव एंडोडर्म का निर्माण करती हैं। यानी कि जो आर्केंट्रॉन की नीचे की सतह है जिसे ज़मीन कहते हैं, उसमें बड़ी मेगामियर्स कोशिकाएं होती हैं और ये बड़ी मेगामियर्स कोशिकाएं मीसेंडोडर्मल कोशिकाएं कहलाती हैं जो प्रिजम्पटिव एंडोडर्म का निर्माण करती हैं। फिर आर्केंट्रॉन गुहा आगे चलकर आहार नाल का निर्माण करती है। यानी कि जो बीच में गुहा है गैस्ट्रुला प्रवस्था की, उस गुहा में आहार नाल का निर्माण हो जाता है, जिस पर छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, किडनी ये सारी चीज़ें उपस्थित होती हैं। ब्लास्टोपोर आगे चल कर के एनिमल छिद्र में बदल जाता है। इस प्रकार मेढक की गैस्ट्रुला अवस्था में सबसे पहले 2 जर्मिनल स्तर का निर्माण होता है, जिसमें बाहरी स्तर एक्टोडर्म, भीतरी स्तर को एंडोडर्म और जिनके बीच में आर्केंट्रॉन गुहा स्थित होती है। अब मीसोडर्म स्तर का निर्माण, तो ब्लास्टोपोर के लेटरल तथा वेंट्रल लिप्स पर भीतर की ओर धंसने वाली माइक्रोमियर कोशिकाएं प्रिजम्पटिव मीसोडर्म प्लेट का निर्माण करती हैं। ये कोशिकाएं आगे चलकर एक्टोडर्मल तथा आर्केंट्रॉन की दीवार के बीच में नोटोकार्ड के दोनों ओर 2 ठोस प्लेटों के रूप में व्यवस्थित हो जाती हैं। आगे चलकर ये ठोस प्लेटें खोखली बन जाती हैं, अर्थात इनके अंदर गुहाओं का निर्माण हो जाता है और मीसोडर्मल कोशिकाएं मीसोडर्मल स्तर में व्यवस्थित हो जाती हैं। जो मीसोडर्मल स्तर एक्टोडर्म के नीचे होता है उसे
सोमैटिक, मेसोडर्म तथा जो एंडोडर्मल स्तर के ऊपर व्यवस्थित होती हैं उसे स्प्लेन्चेनिक मेसोडर्म कहते हैं। स्प्लेन्चेनिक मेसोडर्म कहते हैं। इन दोनों मेसोडर्म स्तरों के बीच की गुहा वास्तविक सीलोम कहलाती है। तो इस तरह से एक्टोडर्म, मेसोडर्म एवं एंडोडर्म आगे चलकर पूरे शरीर में विभिन्न अंग बनाते हैं। इसलिए इन तीनों स्तरों को प्राइमरी जर्मिनल स्तर कहते हैं। भ्रूणीय विकास में जिन जंतुओं के भ्रूण में ये तीनों स्तर बनते हैं उन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। यानी जिन प्राणियों में ये तीनों लेयर होती हैं, कौन कौन सी, बाहर की एक्टोडर्म, बीच की मेसोडर्म और सबसे अंदर की एंडोडर्म होती है, उन प्राणियों को क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो इस तरह से मेढक की 3 जर्मिनल लेयर तक की सारी घटनाएं हम लोग देखे हैं। इसे चित्र के साथ मैच करके अच्छे से देखेंगे तो आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा।